हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में संस्कृत में हमने बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है और 2019 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न पत्र को एनालिसिस कर लिया संपूर्ण हल सहित। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए देखिए और संस्कृत का अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि आपको पता है ये 25 नंबर का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में होता है संस्कृत, जिसमें से 12 नंबर आपका पासिंग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न अभी तक लगभग 2016-2015 से लेकर के अभी तक 2023 तक जो भी प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रश्न पूछने की संभावना थी, उन सारे प्रश्नों का आज मैं यहाँ पे कलेक्ट करके लाया हूँ। तो चलिए, ये सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो इस क्लास को अपने डीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, उनको इस क्लास को जरूर शेयर कर दें। क्या पता उनका क्वेश्चन यहाँ से आए तो उन्हें भी अच्छा नंबर आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरोष्ट कहते हैं नीचे का होठ, ऊपर का होठ, होठ उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्लस ओष्ठ यानी कि ऊपर का ओठ हो जाएगा। ग्रीवा, सेकंड क्वेश्चन, ग्रीवा मतलब गला होता है, कंधा होता है, गर्दन होता है, छाती होता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आपके 5 नंबर का पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, ग्रीवा मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीवा मतलब गर्दन हो जाएगा। संस्कृत है, चूंकि आपको ये पता है। देखिए थर्ड क्या है? भग्निपतिया मतलब बहनोई, साला, दामाद, देवर। तो भग्निपति मतलब क्या जाएगा? भग्निपतिया मतलब बहनोई होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मातामह मतलब दादा, परदादा, नाना, नानी। मातामह मतलब क्या जाएगा? मातामह मतलब आपका हो जाएगा नाना। प्रश्न नंबर 5 है, साग, शक्कर, अचार, मिश्री। साग का मतलब क्या जाएगा? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा साग का मतलब साग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, वातादम मतलब क्या? मखाना, काजू, छुआरा, बादाम। तो वातादम मतलब क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा वातादम मतलब हो जाएगा बादाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, अश्वत्थ मतलब आंवला, पीपल, आम, अमरूद। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा अश्वत्थ मतलब क्या हो जाएगा? अश्वत्थ मतलब पीपल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भैंस, महिषी मतलब भैंसा, बैल, भैंस, बकरी। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? महिषी मतलब भैंस होता है। प्रश्न नंबर 9, कीरह मतलब क्या होता है? तोता, कोयल, चिड़िया, कौआ। तो बताएंगे कमेंट करके कीरह मतलब। जो भी डाउट है इस कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। कीरह का क्या होगा? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा कीरह का तोता होता है। प्रश्न नंबर 10 है, पाटलह मतलब पीला, नीला, हरा, ताम्रवर्ण। पाटलह मतलब क्या हो जाएगा? पाटलह मतलब हो जाएगा आपका ताम्रवर्ण। ताम्र मतलब पत्ता होता है, यानी कि पत्ते का रंग हो जाएगा। वो पाटलह मतलब पत्ते जैसा रंग। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कोपीना मतलब अंगोछा, रुमाल, लंगोटी, साफा। कोपीना मतलब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को सही मारेंगे आप लोग अपने दिमाग में सुन लीजिए। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। कोपीना मतलब हो जाएगा आपका लंगोटी। कोपीना मतलब क्या हो जाएगा? लंगोटी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखिए, मासह मतलब महीना, मूंग, उड़द, मटर। तो प्रश्न नंबर 12 का क्या उत्तर होगा? देखिए यहाँ पे अगर ये मास होता, ये मास या ये मास होता, ठीक है, तो महीना होता। लेकिन यहाँ पे मूर्धन्य स है और विसर्ग है। सॉरी, विसर्ग नहीं है, ये विसर्ग नहीं है, ये आपका चिन्ह है। ये विसर्ग नहीं माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मास का मतलब क्या जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा मास का मतलब हो जाएगा उड़द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का क्या हो जाएगा उत्तर? स्व। ठीक है, स्व मतलब क्या जाएगा? आज, आने वाला कल, बीता हुआ कल, उपरोक्त में कोई नहीं। तो संस्कृत में आपका स्व मतलब क्या हो जाएगा? स्व मतलब हो जाएगा आने वाला कल। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, पाटच्चर मतलब क्या हो जाएगा? चोर, डाकू, लुटेरा, जेब कतरा, जेब काटने वाला। तो पाटच्चर मतलब क्या हो जाएगा? पाटच्चर मतलब हो जाएगा डाकू। ठीक है, पाटच्चर मतलब डाकू संस्कृत में होता है। मार्गशीर्ष मतलब क्या हो जाएगा? माघ, पूस, क्वार, अगहन। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर क्या होगा? मार्गशीर्ष मतलब हो जाएगा आपका
बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो मार्गशीर्ष का मतलब हो जाएगा अगहन, ठीक है, अगहन महीने को मार्गशीर्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा द्वसद शब्द का अर्थ है देखना, पत्थर, हृदय, चंद्रमा। तो द्वसद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, द्वसद मतलब हो जाएगा आपका पत्थर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है अंगुली, अंगूठा, अतड़ी, अंगूर। क्या होगा, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा आपका अंगूष्ठ मतलब अंगूठा होता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए विसंज्ञ शब्द का अर्थ है चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन, निरोगी, ठीक है। विसंज्ञ मतलब क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर होगा विसंज्ञ मतलब चेतनाहीन। विसंज्ञ मतलब क्या जाएगा, चेतना से जो हीन है उसको विसंज्ञ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 घोटक शब्द का अर्थ है बिल्ली, गधा, घोड़ा, हाथी। घोटक माने क्या हो जाएगा, घोटक माने घोड़ा, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखिए वृषभ शब्द का अर्थ है, चूंकि आपको पता है ये महामैराथन क्लास है, ये एक ही वीडियो में आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा दूंगा। चूंकि एग्जाम में अब टाइम नहीं है तो महामैराथन क्लास लेना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों को आसानी हो, एक एक वीडियो देखने में ही टेंशन फ्री। प्रश्न नंबर 20 वृषभ शब्द का अर्थ भैंस, ऊंट, बैल, कुत्ता। तो वृषभ मतलब क्या आ जाएगा, वृषभ मतलब बैल होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21 पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी, कोयल। ये तो बहुत ईजी है, पिपीलिका मतलब चींटी होती है, ठीक है। 21 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100। प्रश्न नंबर 22 देखिए लूता शब्द का अर्थ है, लूता माने क्या होता है, चूहिया, मकड़ी, भौरा, हंस। लूता माने, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22 का हो जाएगा आपका मकड़ी, ठीक है। तो लूता माने मकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए संस्कृत में कितने वचन होते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 1। मैंने आपको बताया था संस्कृत में 3 वचन होते हैं, कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो संस्कृत में कितने वचन हो गए, ठीक है, यानी कि जिससे किसी वस्तु के कितनी संख्या है उससे उस चीज़ का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में कितने वचन हो गए आपके, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कितने हो गए आपके, 3 वचन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। देखिए सेकंड प्रश्न संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3, 1, 2, 4। तो संस्कृत में कितने लिंग हो जाएंगे, मैंने बताया आपको संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, यानी कि 3 लिंग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 देखिए धनम कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा आपका धनम। धनम क्या है, यानी कि धन, पैसा, ये नपुंसक लिंग है, न ही पुरुष जाति का बोध होता है, न ही स्त्री जाति का बोध होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए अश्व कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या जाएगा, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा क्या है, मेल है, पुल्लिंग है। चींटियाँ, यानी कि एक से अधिक चींटियों की बात हो रहा है तो बहुवचन हो जाएगा, चींटियाँ वचन है, कौन सा, बहुवचन हो जाएगा। तो 5वां का ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा सही। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 6 मधु का सप्तमी विभक्ति वचन है, तो मधुना, मधुनी, मधुने और मधुसुअः। तो क्या हो जाएगा, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा आपका मधु का सप्तमी विभक्ति हो जाएगा मधुसु। देखिए ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है 2016 में। तो अब जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा नहीं कि वैसे ही प्रश्न ला दिया गया है। धेनु का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, धेनु का प्रथमा विभक्ति एक वचन, धेनुवः, धेनुम, धेनुवो, धेनुभ्यः। तो आपके प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा 7 का धेनुवः। धेनु का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या जाएगा, धेनुवः। प्रश्न नंबर 8 देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्द है, भानु, मधु, दोनों, अणु। तो इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। तो देखिए उकारांत यानी कि छोटा ऊ होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या आ जाएगा, छोटा ऊ किस में है, देखिए उकारांत आपका भानु। अब पुल्लिंग पूछा है तो वही भानु हो जाएगा। मधु हो गया, ये सब क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है तो ये होगा नहीं। अणु क्या है आपका
नपुंसक लिंग है, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो आपका पुल्लिंग यही है भानु, और ऊपर से उकारांत भी है, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा है 9 पे, तो भानु हो गया उकारांत। प्रश्न नंबर 9, गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। यानी कि गुण बताए, दोष बताए, कोई आपकी दशा बताए या अवस्था बताए, तो कौन सी संज्ञा होगी? आपको पता है संज्ञा के भेद कितने होते हैं? बताइए कमेंट करके। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गुण दोष दशा बता रही थी, देखिए क्या इससे इंगित हो रहा है, तो आपका सब भाव है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, अधिकरण कारक का चिन्ह है के लिए को से द्वारा में पर। तो प्रश्न नंबर 10 का देखिए आपको कारक चिन्ह याद होना चाहिए। कारक चिन्ह तो अधिकरण क्या होता है? अधिकरण में पर, अधिकरण में पर होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, देखिए एकदम चैप्टर वाइज प्रश्न है ये आपका। देखिए नद्योः मत्योः किस विभक्ति का कौन सा वचन है? पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो कौन सा हो जाएगा? नद्योः मत्योः, आप लोग इसका उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। सेकेंड, भानुभियः गुरुभिः किस विभक्ति का कौन सा वचन है? तृतीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, पंचम विभक्ति द्विवचन। तो भानुभियः आपका कौन सा हो जाएगा वचन और विभक्ति? तो भानुभियः आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर थर्ड, पितरी किस विभक्ति का कौन सा वचन है? पंचमी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, प्रश्न नंबर थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर थर्ड का उत्तर होगा आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सब देखिए संज्ञा सर्वनाम आपका जो होता है, जिससे पूछता है संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड जो आपका होता है, ठीक है, उस वाले चैप्टर का ये यहाँ पे सारा प्रश्न रहेगा। एक एक चैप्टर वाइज का ये मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जो भी विभक्ति और वचन होंगे इसमें सारे कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछ लेगा, 5 प्रश्न 5 जगह से पूछता है। ठीक है, जिसमें शब्द रूप धातु रूप जरूर रहेगा। मातिभिय किस विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन। तो मातिभिय प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या जाएगा? मातिभिय तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, एतत् यानी कि यह, एतत् मतलब क्या होता है? यह का स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। एतस्यै, एतेन, एसः, एते। देखिए ये आपका शब्द रूप है, शब्द रूप आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? एतस्यै। ठीक है, एतत् माने यह होता है, इसका स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? एतस्यै होगा। एतत् हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए, तत् वह का पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तौ, तान, तस्मिन, तेषु। क्या हो जाएगा? तत्। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा आपका तत् का पुल्लिंग और द्वितीय विभक्ति बहुवचन आपका तान हो जाएगा। सब यहाँ पे विभक्ति वचन है तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, एते शब्द में विभक्ति व वचन है तो कौन सा? देखिए मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताते चल रहा हूँ। एते शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है आपका? तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वारिणी शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो वारिणी आपका कौन सा लिंग विभक्ति वचन होगा? वारिणी आपका क्या? नपुंसक लिंग द्विवचन और प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। सब ये प्रश्न देखिए सब पूछा गया है, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 2015 में फिर 2016 में पूछा गया, तो मैंने इसीलिए कहा कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर शेयर कर दें अपने क्लासमेट्स के साथ जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। स्त्रीलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीय, स्त्रीलिंग द्विवचन द्वितीय। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय हो जाएगा धेनवा का। प्रश्न नंबर 10 देखिए, राग्य शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन व बहुवचन। देखिए ये भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा आपका एक वचन। राग्य क्या है? एक वचन है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, तस्मीन शब्द में विभक्ति और वचन है। यह भी प्रश्न 2017 में पूछा गया है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तस्मीन शब्द में कौन सा विभक्ति और वचन है? तो तस्मीन में आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। जैसे आपका होता है कर्ता ने क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति,
कर्म को द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार 6वें नंबर पे आपका कौन सा विभक्ति या कौन सा कारक चिन्ह आएगा, आप लोग बताएंगे से के द्वारा, के लिए, में पर, काकी के, आप लोग बताएंगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, षष्ठी उसके बाद सप्तमी, उसके बाद संबोधन आता है। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति काकी के। प्रश्न नंबर 13 पत्यु में विभक्ति और वचन है। प्रश्न नंबर 13 में देखिए इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एक भी कोई प्रश्न फालतू नहीं है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर पत्यु। ठीक है, आप लोग के स्क्रीन के सामने है, आप लोग अपने माइंड में एज्यूम करिए। पत्यु, पत्यु में विभक्ति और वचन हो जाएगा 13 का द, द्वितीय विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आसमान शब्द में विभक्ति और वचन है। प्रश्न नंबर 14 का क्या उत्तर हो जाएगा, आसमान शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट चैप्टर का ये आपका प्रश्न पत्र। देखिए मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न फर्स्ट है चोरयति में धातु है। ठीक है, ये आपका लट लकार और लंग लकार से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चोरयति में धातु है, कौन सा धातु है, चोर, चुर, चोरय, इनमें से कोई नहीं। धातु क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट पहला का क्या हो जाएगा, चोरयति में कौन सा धातु होगा, चुर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर सेकंड है दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। ठीक है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल का पूछ रहा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और द्विवचन पूछ रहा है। यानी कि पठत, पढ़ता, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ के जगह पूछ रहा है, तो सेकंड का उत्तर क्या जाएगा, पठथ के जगह आपका दुह है, यानी कि दूध के बारे में बात हो रहा है, तो दुग्ध। ठीक है, यहाँ से आप लोग रिलेट कर लेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर थर्ड ददामी किस धातु का रूप है, दद का, धा का, दा का, दध का। तो ददामी किस धातु का रूप है, थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, ददामी आपका दा धातु है, यानी कि देने से। ठीक है, गिव, गिव यानी कि देना, यानी कि यहाँ पे कौन सा वर्ब है, यहाँ पे आपका कौन सा वर्ब प्रयुक्त हुआ है ददामी में, तो ददामी में आपका गिव यानी कि दा धातु प्रयोग हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 4 अभ्रमतम में लकार पुरुष वचन है। तो यहाँ दो ही लकार होगा, लट लकार हो गया तो लंग लकार, बस पुरुष और वचन में आपको खोजना है। तो चलिए अभ्रमतम, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या जाएगा, लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस, मध्यम पुरुष और द्विवचन। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया है। देखिए 2015 में पूछा गया है गायथ शब्द में धातु यानी कि गायथ में कौन सा धातु है। ठीक है, कौन सा वर्ब है एवं पुरुष यानी कि कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन की थर्ड पर्सन कौन सा पर्सन है। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे। वचन में आपको बताना सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, यानी कि एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2015 में पूछा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा आपका गए। इसमें गए क्या है, धातु है, पुरुष आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, और वचन आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 स्थास्यथ शब्द में धातु पुरुष व वचन है। बताइए कौन सा वर्ब है, कौन सा पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और कौन सा सिंगुलर है कि प्लूरल है कि द्विवचन है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा आपका स्थास्यथ में स्था धातु है। ठीक है, उत्तम पुरुष है और द्विवचन है, तो ऑप्शन नंबर ब ट्रिक मार देंगे। प्रश्न नंबर 7 भव शब्द रूप है। बताइए कौन सा शब्द रूप है। देखिए शब्द रूप प्रश्न नंबर 7 का, तो देखिए शब्द रूप नहीं धातु होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो भव धातु रूप है, कौन सा, भू धातु रूप है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन में आएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिए 2017 में पूछा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, कौन सा लकार है, लट, लोट, लिट, लंग। ठीक है, लट आपका प्रेजेंट टेंस होता है, लंग आपका बताइए कौन सा होता है, पास्ट होता है कि फ्यूचर होता है। तो देखिए अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा अयाचे क्या है आपका। देखिए मैं उत्तर पहले ही बता दिया हूँ, तो अयाचे क्या जगह लट लकार हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 देखिए, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा पा धातु का लंग लकार क्या हो जाएगा, पा धातु का लंग लकार आपका हो जाएगा अपीबम। प्रश्न नंबर 10 लिखस रूप है, किसका रूप है लिखस, ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो लिखस ये आपका हो जाएगा लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, ये 2020 में पूछा है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, इस चैप्टर का देखिए ये कौन सा चैप्टर है, मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। देखिए संस्कृत में जो ट्रांसलेशन के रूल होते हैं, लट लकार लंग लकार संज्ञा सर्वनाम के जो भी अनुरूप क्रिया वाले होते हैं, उस चैप्टर का है। वद का लट लकार वर्तमान काल में एक वचन है, बताइए। वद यानी कि बोलना, सह वदतु। देखिए लट लकार प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में एक वचन बताना है, यानी कि पठति, पठति वाला बताना है। तो सह वदतु, सह वदति, सह अवदत, सह वदेत। तो आप देखिए पहले ही उत्तर इसका मिल गया, पठति यानी कि सह वदति हो जाएगा। सह क्या है, एक वचन है। सेकंड, भूतकाल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, मैंने इसीलिए बताया आपको। लट लकार लंग लकार लिट लकार लुट लकार विधिलिंग लकार, ये 5 लकारों को आपको जानना है कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। तो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होगा, तो पास्ट टेंस के लिए आप लोग बताएंगे कौन सा लकार होगा, तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा आपका लंग लकार। ठीक है, पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, भूतकाल में लंग लकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। जिस प्रकार ग्रामर में थर्ड पर्सन होता है, वैसे ही आपका उत्तम पुरुष संस्कृत में होता है। तो थर्ड पर्सन से संबंधित कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है, तो बताइए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आप लोग बताइए। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें तो पता चल गया होगा। तो थर्ड का उत्तर हो जाएगा आपका मैं, यानी कि आई, आई माने मैं, उत्तम पुरुष। ठीक है, थर्ड पर्सन में आपका मैं आएगा, मैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु यानी कि देने वाला धातु, गिव वाला धातु, यानी कि गिव जो वर्ब है आपका, गिव वर्ब है, उसका रूप है, बताइए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। दा धातु का रूप कौन सा हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रथम पुरुष पूछा है, बहुवचन पूछा है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का पूछा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का बहुवचन पूछा है। तो पठति पठतः पठन्ति। ठीक है, उसी प्रकार आपका प्रथम पुरुष बहुवचन, पठति पठतः पठन्ति। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या जाएगा, ददति ददतः ददन्ति। तो क्या जाएगा, ददन्ति। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। इसीलिए पठ धातु याद कर लीजिए, उसी में सब बैठा लीजिएगा एग्जाम में, कोई बताने नहीं जाएगा। देखिए ये आपका जो आपका संस्कृत में ट्रांसलेट किया था हिंदी में, तो उसका रूल होता है जो आपका सर्वनाम वाला, स तौते तम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य है, तो बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है। देखिए आवाम पठावह अहम पठावह, वयम पठावह वयम पठाम। ठीक है, देखिए पठत, देखिए पठ पठावह पठाम, यानी कि पठ धातु का चल रहा है, पठ धातु लट लकार का यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए शुद्ध वाक्य, देखिए आवाम मतलब क्या आ जाएगा, आवाम मतलब हम दो, यानी यहाँ पे दो वचन है, दो वचन यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आवाम मतलब होता है हम दो, यानी कि दो लोगों की बात हो रहा है, तो द्विवचन हो गया। अब पठावह, ठीक है, पठामी पठत पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावह, तो द्विवचन है और उत्तम पुरुष है। तो क्या हो गया, शुद्ध वाक्य पूछा है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या यही, हमको तो यही सही लग रहा है, क्या यही सही है, आप लोग बताइए। देखिए भाई मैंने पहले ही बता दिया, तो पहले पकड़ लिए हम लोग। देखिए द्विवचन भी हो गया, ठीक है, और पठति पठता पठंती पठस पठता पठ पठामी पठावह, ठीक है, पठावह। देखिए द्विवचन भी आ रहा है, देखिए ये द्विवचन के अंतर्गत आता है आवाम। ठीक है, आवाम कहाँ आता है, द्विवचन के अंतर्गत आता है। आप लोग को याद करना पड़ेगा आपको, क्या जो होता है सहतौते तम युवाम यूयम, उसके बाद उत्तम पुरुष में आता है अहम आवाम। ठीक है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन होता है, आवाम माने हम दो, तो आपका ये सही वाक्य हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। देखिए शुद्ध वाक्य है, तेन गच्छति तेन गम्यते तेन गम्यते तेन गम्यन्ते। ठीक है, तो तेन गम्यन्ते, तो ये आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा। देखिए संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए रूल होता है। ठीक है, तो
इतना तो टाइम नहीं है कि रूल आपको बताया जाए, फिलहाल चलिए प्रैक्टिस ही कर लीजिए। तो शुद्ध वाक्य है, इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। संस्कृत से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने का ढंग नहीं है तो कमेंट करिए, उसके हिसाब से जनता बताएगी यहाँ पे वीडियो उसका डाला जाए या ना डाला जाए। तो शुद्ध वाक्य है, दूसरा का क्या हो जाएगा, तेन गम्यते। वृक्षात पत्राणि पतंति, इस वाक्य में अपादान संज्ञक है, यानी कि अपादान कारक है, ठीक है। यानी कि वृक्ष से गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए अपादान का प्रयोग किया जाता है। तो क्या जाएगा, तो अपादान किसकी ओर इंगित कर रहा है इस वाक्य में, तो देखिए भाई किससे गिर रहा है, पेड़ से ही ना गिर रहा है, पत्ते, पत्राणि माने पत्ते, पतंति माने गिरते हैं, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो कहाँ से गिरेंगे, तो वृक्षात यानी कि वृक्ष से ही गिर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपादान संज्ञक हो जाएगा, अपादान द्योतक हो जाएगा। चौथा, त्रिशब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का रूप है। त्रिशब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर देखिए, त्रिन, त्रिणी, तिस्रः, त्रयः, क्या हो जाएगा बताइए। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा आपका त्रिशब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग क्या हो जाएगा, त्रयः हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज प्रश्न बता रहा हूँ, आपको एकदम ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिल जाए तो बताइए। प्रश्न नंबर 5, जगत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये सब प्रश्न आपको पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे आप चैनल पर देख लीजिएगा, सब पेड वाला प्रश्न है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई लालच नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, जगत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। तो जगत शब्द एक वचन का रूप है, तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा आपका जगतः, ठीक है। जगत का याद करना पड़ेगा, जगत जगतः जगंती, जिस प्रकार ये आपको शब्द रूप याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध वाक्य है, सह नद्या सह नद्याम अस्नाति सह नदीम स्नुते सह नद्या अस्नाति सह नद्यौ अस्नाति, तो क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा आपका सह मने वह, नद्याम मने नदी में, अस्नात मने नहाता है, वह नदी में नहाता है, बाकी सब गलत हैं। प्रश्न नंबर 7, शुद्ध वाक्य है, वृक्षाय खगा कूजंती वृक्षेषु खगेन कूजंती वृक्षेषु खगा कूजंती वृक्षेषु खग कूजंती। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यानी कि वृक्ष पे क्या करते, कूज रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, कौन से, खग यानी कि पक्षी, तो वृक्षाय, तो वृक्ष पर कर रहे हैं ना, तो आप इस पे देखिए, यानी कि में पर वाला विभक्ति होना चाहिए, यानी कि कारक चिन्ह होना चाहिए उस इसमें सेंटेंस में, तो वृक्षेषु, देखिए खगा कुजंती, देखिए वृक्षेषु माने क्या जाएगा, वृक्ष पर, यानी कि में पर आ रहा है किसमें, वृक्षेषु खगा कुजंती, यही आपका उसी विभक्ति में आएगा, तो विभक्ति से ही पकड़ लेंगे आइडिया। प्रश्न नंबर 8, हम सब पाठ पढ़ेंगे, तो हम सब, अब हम सब का सर्वनाम अगर आप याद किए होंगे, सह तौते तम तौतान, ठीक है, उसी प्रकार सह तौते तम युवाम यूयम, तो हम सब का क्या होता है, देखिए हम सब का होता है वयम, तो वयम तो सब में दिया है भाई, कौन सा होगा, चलिए और चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। तो हम सब पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, तो वयम हो गया। देखिए पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी कि लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, अब बताएंगे आप लोग फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है आपका, फ्यूचर टेंस भाई होता है लिट लकार, तो लिट लकार देखेंगे, पढ़ेंगे, तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देखिए पढ़ेंगे, गागिगे आ रहा है, ठीक है, देखिए गागिगे, धीरे धीरे आप देखते रहिए, आपको संस्कृत का ट्रांसलेशन आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ेंगे, हम सब, देखिए हम सब, तो आपका वयम देखिए आता है, बता दे रहा हूँ, सह तो ते, आपको याद करना पड़ेगा, ये सर्वनाम है, ठीक है, किसका सर्वनाम है भाई, अरे भाई ये आपको जो मैंने बताया था, धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी प्रकार आपको ये सह है जो है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, सह तौते, ठीक है, इसके बाद होता है आपका सह तौते, उसके बाद होता है त्वम, त्वम युवाम, त्वम युवाम, चूँकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा राइटिंग खराब हो सकता है, त्वम युवाम यूयम, देखिए सह मतलब होता है वह, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रथम पुरुष हो गया, और यहाँ पे एक वचन हो जाएगा, ये आपका द्विवचन, ये आपका बहुवचन, ठीक है, ठीक है, यानी कि 3 से ज़्यादा, यानी कि बहुवचन मैं इसको मान लिया, तो सह मतलब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तौ मने वे दो,
ते मतलब वे सब, ठीक है। त्वम, त्वम मतलब क्या आ जाएगा, तुम या तू। युवा मतलब क्या आ जाएगा, तुम दो, ठीक है। तुम दो मतलब देना नहीं, मतलब तुम दो लोग, यानी कि दो पर्सन की बात हो रहा है, तुम दो यानी कि यू टू, UTWO, तुम दो। यूयम तुम सब, यूयम मतलब तुम सब यानी सबकी बात कर रहा है, ठीक है। तो सह तौते तोम युवाम यूयम, देखिए हम सब पाठ हो गया, पाठ का तो पाठम भी हो जाएगा, तो वयम भी हो गया, पाठम भी हो गया, और पढ़ेंगे क्या बस खोजना है हमको, ठीक है। और पढ़ेंगे तो हम सब क्या, देखिए हम सब क्या है, बहुवचन है, तो देखिए हम सब बहुवचन कहाँ पे आता है, तो यूयम मतलब तुम सब होता है, अभी भी नहीं समझ में आया। तो अहम, देखिए अहम, अहम माने होता है मैं, ये भी नहीं होगा, ये आपका देखिए आप, ये आपका सेकेंड यानी कि मध्यम पुरुष हो गया, और आपका उत्तम पुरुष हो गया। ये प्रथम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। तो अहम माने होता है मैं, उसके बाद आएगा आपका, ये रूल है भाई, आपको याद करना पड़ेगा, आवाम, ठीक है। आवाम माने हम दो, तो हम दो की बात यहाँ पे हुआ नहीं, हम सब की बात हुआ, बहुवचन। तो देखिए ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन। अब देखिए यही एक बचा है वयम, वयम मतलब क्या होता है, हम सब, तो वयम देखिए यहीं पे आता है, तो वयम भी देखिए यहाँ पर आया है, वयम भी आया है, और ये आपका देखिए बहुवचन के अंतर्गत भी आता है, और आपका उत्तम पुरुष में भी आता है, तो वयम भी हो गया और उत्तम पुरुष भी हो गया, ठीक है। तो वयम पाठम पठिष्यामः, तो क्या हो गया, पठिष्यामः, ठीक है। ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ये बहुत दुविधा वाला चीज़ है, इसको समझने में हालत ख़राब हो जाती है। खैर मेरी तो हुई तो भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए ये भी नया चैप्टर, देखिए आपका किस चैप्टर का है, जहाँ पे आपका नीतिपरक वाक्य सूक्ति या वंदना से पूछा जाता है प्रश्न आपका ट्रांसलेट करने के लिए, वहाँ से इस उस चैप्टर का ये बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसके चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं। कोई भी काव्य हो गया, कोई भी महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य हो गया, उसमें जो भी सारगर्भित वाक्य होते हैं, सारगर्भित यानी कि उसमें कुछ क्या होता है, सार होता है, कुछ समझ होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ उसमें दम होती है, सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर बताइए, सूक्ति कहेंगे, छंद कहेंगे, श्लोक कहेंगे, गर्भ वाक्य कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, तो जो भी सारगर्भित वाक्य होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ति कहेंगे। तो सूक्ति का डेफिनेशन क्या हो गया, काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को सूक्ति कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है, एक नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, या 2 नंबर में भी पूछ सकता है, या बहुविकल्पी में तो पूछा ही है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो काव्य महाकाव्यों में जिसको जो भी सारगर्भित वाक्य होते हैं उन्हें हम लोग सूक्ति कहते हैं, यानी कि इस बातों में दम होता है, कहने का मतलब ये है, सूक्ति है, ठीक है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है, बताइए किस काव्य की है। कुमार संभव काव्य की, रामायणम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनियम। जो भी विद्वान यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग बताएंगे शिशुपाल वधम किसने लिखा है, किरातार्जुनी किसने लिखा है, रामायण किसने लिखा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कुमार संभव कौन लिखा है, तो बताइए। जो ये नीतिपरक जो ये सूक्ति है, यानी कि काव्य महाकाव्य का जो ये सारगर्भित वाक्य है, यानी कि काव्य महाकाव्य का जो ये सारगर्भित वाक्य है सेकंड जो, तो इसका क्या कौन से काव्य का है बताइए। तो आपका ये किरातार्जुनियम काव्य का सूक्ति है, ठीक है। चूंकि इसमें कुछ सार है, सारगर्भित वाक्य है, इसीलिए उस सूक्ति को यहाँ पे लिया गया है, और उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है, इसीलिए। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो प्रश्न नंबर थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व साहित्य के इतिहास में रामायण, महाभारत, शिशुपाल वधम, श्रीमद् भगवत गीता। तो देखिए महाकाव्य पूछा है, बताइए प्रश्न नंबर थर्ड का उत्तर क्या जाएगा। देखिए तो विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है, आपने सुना भी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है किस पे है, आत्मा पर, कर्म करने पर, फल पर, इनमें से किसी पर, ठीक है। बताएंगे क्या इसका उत्तर होगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है, क्या आपने ऐसा प्रश्न कभी देखा था किसी चैनल पे, नहीं देखा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब और डीएड फर्स्ट सेमेस्टर और स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें लाभ मिलेगा, यहाँ पे ये कोई पेड कोर्स नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है, क्या है, कर्म करने पर, यानी कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो कहते हैं, जो एक सूक्ति है
जो आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस सूक्ति है, कर्मणे वाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म में ही अधिकार रखो, फल में कदापि नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं एक सूक्ति जो है, कर्मणे वाधिकार सस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करने पर ही सबसे मनुष्य का अधिकार है। उसी सूक्ति से ये प्रश्न उठाया गया था। देखिए प्रश्न कहाँ से उठा रहा है, निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय है, यानी कि काम करने वाली इंद्रिय। वाक यानी बोलना, श्रोत माने सुनना, घ्राण, चक्षु। बताइए कर्मेंद्रिय, बताइए कर्मेंद्रिय, बताइए। वाक क्या हो जाएगा, वाक यानी कि बोलना। देखिए अब यहाँ पे गिनती से 1 2 3 4 5 जो संस्कृत में होता है उसका देखिए, चलिए पढ़ते हैं। बताइए प्रश्न नंबर फर्स्ट का क्या उत्तर होगा, बताइए जल्दी बताइए। चतुर्दश संख्या है 15, 4, 17, 14। देखिए ये महा मैराथन क्लास है, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ, ठीक है। चतुर्दश, 10 माने 10 प्लस 4 यानी कि 14, तो ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ऊनविंशति शब्द का अर्थ है 16, 21, 19, 29। देखिए विंशति माने क्या आ जाएगा, 20, अब प्लस ऊन यानी कि बताइए 20, ऊनविंशति यानी कि ऊनविंशति यानी कि विंशत से ऊन रहे यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है। 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टविंशति, अष्टादशन, अष्टन, अष्टात्रिंशत। त्रिंशत माने 30 होता है, ये ऑप्शन काट दीजिए पहले, ठीक। अष्टविंशति, विंशत माने 20 और ये 28 हो जाएगा, ये भी काट दीजिए थर्ड, ठीक है। अष्टन माने होता है 8, ये भी काट दीजिए। बचा क्या, 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे, अष्टादशन। दशन माने 10 और अष्टा माने 8 यानी कि 10 प्लस 8 यानी कि 18 हो गया, ये ट्रिक है। तो अष्टादशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब। यहाँ पे ट्रिक मारेंगे, यहाँ पे आप लोग जरूर देखिए। ये मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा, इसलिए टेलीग्राम का लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। 12 को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत, द्वि। क्या कहेंगे, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखिए। 12 को संस्कृत में क्या कहेंगे, देखिए विंशति, विंशत माने 20 अब प्लस 2, ये तो 22 हो गया, ये ऑप्शन नंबर ब कट जाएगा, ये 22 होगा। और द्वि माने 2, त्रिंशत माने 30 और प्लस 2 यानी कि 32 हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए 10 माने 10 और 2 माने 2 यानी कि 10 प्लस 2 यानी कि 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, द्वादश। क्या हो जाएगा, द्वादश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है, एकादश। देखिए 10 और प्लस 1 ये 11 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6, षोडश शब्द का अर्थ है षोडश। षोडश माने क्या आ जाएगा, 16, ऑप्शन नंबर द। डायरेक्ट बता देते हैं, क्या इसमें माथापच्ची करना। प्रश्न नंबर 7, एकोनविंशतियः पद संख्या का बोधक है, 21, 19, 31, 11। बताएंगे आप लोग कमेंट करके। एकोनविंशति, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या आ जाएगा, एकोनविंशति। विंशत माने 20 और 9 माने नहीं, यानी कि 1 घटाइए और 1 जोड़ दीजिए, सॉरी एकोनविंशति यानी कि 20 नहीं, 20 से 1 कम, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो एकोनविंशति कहिए, 19 को हम लोग 2 नामों से जानते हैं, कहिए कौन कौन से। तो 19 को, एक तो ये आपका हो गया एकोनविंशति और एक हो गया आपका ऊनविंशति, विंशति, ठीक है, ऊनविंशति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, एकोनत्रिंशत शब्द बोधक है, त्रिंशत माने 30, 30 नहीं, 9 माने नहीं, 1 यानी कि 1 कम यानी कि 29 हो जाएगा। तो 29 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 8वां का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 8वां का उत्तर हो जाएगा आपका 129 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, कहने का मतलब ये है, देखिए आपका ये संभाव्य शिक्षण विधाएं जो चैप्टर है संस्कृत में, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। मतलब जो भी TLM होता है, जैसे आपका लपेट बोर्ड हो गया, ठीक है, श्यामपट्ट हो गया,
मॉडल हो गया, चित्र हो गया, वीडियो टेस्ट, इंटरनेट, ठीक है, संस्कृत शिक्षण की विधाएं, उससे रिलेटेड चैप्टर वाले से है। आप लोग आई होप समझ रहे होंगे, जिसमें वाचन दिया रहता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उस चैप्टर से ये प्रश्न है। ठीक है, उस पूरे वीडियो टेक्स्ट, इंटरनेट, वीडियो डिस्क हो गया, ठीक है, कैपेसिटेंस वीडियो डिस्क, ऑप्टिकल वीडियो डिस्क, ये जो चैप्टर होता है आपका, उसका महत्व वगैरह, सहायक सामग्री जो होता है, उससे रिलेटेड है ये प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं और उत्तर देखते हैं। घबराना नहीं है, चूंकि ये महामाराथन क्लास है, आप लोग 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। जल्दी जल्दी देखना है तो अगर एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख रहे हैं तो इसे जल्दी जल्दी देख लीजिए। भारत में दूरदर्शन का सूत्रपात सर्वप्रथम कब हुआ? ठीक है, आपको पता है, दूरदर्शन बखूबी पता होगा। तो 15/9/1950, 15/7/2014, 18/7/1980, 11/5/2001। तो बताइए भारत में दूरदर्शन का सूत्रपात सर्वप्रथम कब हुआ? तो दूरदर्शन का सूत्रपात यानी कि कब इसको लागू किया गया भारत देश में, दूरदर्शन कब हुआ, तो बताएंगे आप लोग। तो आपका 15 सितंबर 1950। ठीक है, सेकंड देखिए, ये कंप्यूटर में भी काम दे देगा प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कब हुआ? 8वां प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर है। तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था 1987, 1960, 1986, 1980। तो कंप्यूटर का प्रयोग कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1986। ठीक है, कब हो जाएगा? 1986। देखिए थर्ड प्रश्न, वीडियो प्रणाली के प्रकार हैं 1, 3, 4, 5। तो वीडियो प्रणाली के प्रकार बताएंगे। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो प्रणाली, देखिए जो वीडियो डिस्क नहीं जो पहले आता था, जो प्रोजेक्टर चलता था पहले, आपने सुना होगा गांव गांव में जो प्रोजेक्टर चलता था, तो एक मशीन रहता था जो फोकस मारता था प्रोजेक्टर पे और चलता था। तो उसके पहले भी एक और था, ठीक है, जो ऐसे गोल गोल घूमता था, उसमें कैसेट लगा रहता था और ये गाना चलता था। तो उसी से रिलेटेड है वीडियो प्रणाली के प्रकार। तो कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कैपेसिटेंस वीडियो डिस्क, ठीक है, सीवीडी हो गया, ठीक है, कैपेसिटेंस वीडियो डिस्क हो गया, पहला हो गया वीडियो प्रणाली के प्रकार। और दूसरा क्या हो गया? यानी कि इसके माध्यम से क्या होता है, हम लोग वीडियो देखते हैं, गाना पिक्चर पहले देखते थे, ठीक है, अभी भी वही है। उस दूसरा हो जाएगा आपका ऑप्टिकल वीडियो डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकली जो होता है आपका वो हो गया, ठीक है, ये। और थर्ड देखिए, थर्ड क्या जगह? इंटेलिजेंट यानी कि बौद्धिक, इंटेलिजेंट वीडियो डिस्क। तो याद कर लीजिए, सीवीडी वीडियो प्रणाली के 3 प्रकार, सीवीडी कैपेसिटेंस वीडियो डिस्क, सेकेंड हो जाएगा ऑप्टिकल वीडियो डिस्क, थर्ड हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट वीडियो डिस्क। सीवीडी, देखिए वीडी लास्ट में कॉमन है तीनों में, वीडी, COI, COI, सी से कैपेसिटेंस, ओ से ऑप्टिकली, आई से इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वीडियो प्रणाली के 3 प्रकार हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, इंटरनेट का सूक्ष्म रूप क्या है? नेट है, चैट है, लोड है, वेब पेज है, ठीक है, बताइए इंटरनेट का सूक्ष्म रूप। प्रश्न नंबर 4 का क्या उत्तर होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट को हम लोग क्या कहते हैं? अरे भाई नेट दे दो, नेट दे दो, तो यही नेट हुआ ना। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए 2016 में पूछा है, देखिए 2016 में पूछा गया है। संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है, ठीक है। तो संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है किसमें? निबंध वाले प्रश्नों में, लघुत्तरी प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ में, या किसी भी प्रश्न में नहीं, बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न किसमें बनते हैं? वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं उसमें। मूल्यांकन हेतु यानी कि बच्चा पूरे चैप्टर में से अगर बहुविकल्पी प्रश्न बना जा रहा है, तो अगर पूरा चैप्टर आप पढ़े रहेंगे तभी बहुविकल्पी प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन हो पाएगा आपका कितना आपने उस चैप्टर को समझा है। तो इसीलिए बहुविकल्पी प्रश्न आपके मूल्यांकन में अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करती है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत शिक्षण
संस्कृत टीचिंग को श्रव्य दृश्य यानी कि श्रव्य माने सुनना यानी कि ऑडियो विजुअल सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत है। देखिए रुचिकर बनाना किसका सिद्धांत है? स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का, सक्रियता का। ये भी देखिए 2019 में पूछा है और मैंने इसके प्रीवियस ईयर एनालिसिस में भी ये प्रश्न आया है, वहाँ पे भी मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे क्या बात हुआ? रुचिकर की बात हुआ। ठीक है, सिद्धांत, ये सिद्धांत किस चीज़ का हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, यानी कि रोचकता का है, इंटरेस्ट का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। 2016 में पूछा गया है। तो पद्य पाठ हेतु यानी कि आप पद्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोएट्री वाला पार्ट आप पढ़ रहे हैं, पोएट्री अगर पढ़ रहे हैं संस्कृत में, तो कौन से तत्वों को ध्यान देंगे? उचित आरोह एवं अवरोह यानी कि उचित, तो यानी कि उचित चढ़ाव और उतराव का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, ठीक है, या शुद्ध उच्चारण का, या उपर्युक्त सभी का। तो किस पर ध्यान देंगे आप पोएट्री संस्कृत में पढ़ाते टाइम, संस्कृत वाला पोएट्री? ठीक है, तो देखिए आपको चढ़ाव उतराव का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उचित स्वर एवं स्पष्टता भी लानी पड़ेगी, तभी बच्चे समझ पाएंगे, और अच्छा उच्चारण नहीं करेंगे तो बेकार है, ठीक है, समझ ही नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये।